राइट। अब अभी आज हम जिस लेक्चर पे हम बात कर रहे हैं, वो जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है एएचपी, राइट, एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस। अच्छा, बिफोर आई एक्चुअली शो यू द डिटेल्ड स्टेप्स ऑफ दिस प्रोसेस, मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको देना चाहूंगा कि एएचपी है क्या, हम इसको कब यूज करते हैं, राइट। अच्छा, पहली बात ये कि एक दिस इज अ मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग टेक्निक। मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग टेक्निक से क्या मुराद है? मल्टी क्राइटेरिया से मुराद ये होता है कि हमारे पास अगर तो एक सिंगल क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हमने चीज़ों को सिलेक्ट करना है, तो वो काम तो बहुत आसान होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ही क्राइटेरिया कि यार जो चीज़ मुझे कॉस्ट वाइज बेहतर लगती है, जस्ट वो ले लो, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास तीन चीज़ें हैं। लेट्स से आगे हमने एक एग्जांपल करनी है टूथब्रशेस की। मेरे पास एक कंपनी है, मेडिकेम है या वट एवर इट इज, और दूसरी लेट्स से रीच है, तीसरी ओरल बी है। तीन कंपनीज हैं और वो मुझे अपनी अपनी प्रोडक्ट की कीमत बताती हैं। तो अगर तो मेरा डिसीजन क्राइटेरिया सिर्फ कॉस्ट है, एक ही क्राइटेरिया है, तो उस केस में जो चीज़ मुझे सबसे सस्ती मिल रही होगी, फॉर एग्जांपल एक जो है वो मुझे 80 का मिल रहा है, एक मुझे 100 का मिल रहा है, और दूसरा तीसरा जो है वो मुझे 160 का मिल रहा है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि यार ये तो बड़ा आसान काम है, जो सबसे सस्ता है, कॉस्ट की ही बेस पे करना है फैसला, तो फिर ये सबसे सस्ता वाला है, इसको सिलेक्ट कर लो। लेकिन अगर साथ में मेरे पास एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो, फॉर एग्जांपल कॉस्ट के अलावा मेरे पास एक और चीज भी क्राइटेरिया में आ जाती है, क्वालिटी, राइट। अच्छा, और उसके बाद एक और चीज आ जाती है, वो मैं कहता हूँ कि अवेलेबिलिटी। एक चीज है वो मार्केट में हर दुकान पे अवेलेबल है, और एक चीज है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही मुश्किल से किसी एक खास जगह से ही मिलती है। अगर मैं इन चीजों को भी साथ में कंसिडर करूँ, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो चीज सबसे सस्ती है वो क्वालिटी वाइज बिल्कुल पुअर हो, राइट, लेकिन अवेलेबिलिटी वाइज वो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कॉमन हो। अच्छा, इसी तरह जो प्रोडक्ट बी है वो क्वालिटी वाइज स्लाइटली बेटर है, लेकिन कीमत वाइज थोड़ी महंगी है, ठीक है। अच्छा, और इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लाइक ये कॉमन से भी नेक्स्ट लेवल है, राइट। ये हर जगह, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी है वो क्वालिटी वाइज बेस्ट है, राइट, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी बिल्कुल लिमिटेड है, हर जगह पे वो आपको नहीं मिलती। तो अब हम देखते हैं कि एक क्राइटेरिया की को जब हम देखते हैं कॉस्ट वाइज, तो ये वाला बेहतर है। क्वालिटी वाइज देखते हैं तो ये सी वाला बेहतर है। अवेलेबिलिटी वाइज देखते हैं तो मे बी ये बेहतर है। अब ऐसे केस में जब एक से ज्यादा मेरे पास क्राइटेरिया हो डिसीजन का, उसको हम कहते हैं मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग, राइट। अब मैंने जब मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग करनी है, तो उसके डिफरेंट मेथड्स या टूल्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं। उनमें से एक एएचपी भी है। एएचपी आपको हेल्प करता है जब आपका मल्टीपल क्राइटेरिया हो और उस क्राइटेरिया की बेस पे हमने चीजों को सिलेक्ट करना हो। इज दिस पॉइंट क्लियर सो फार? Yes. Okay, so now I'm moving to the next thing, and that is what are the steps? इस मेथड के ये जो एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं जो हम करेंगे टू रीच आवर कंक्लूजन। उसमें जो पहला स्टेप है, पहले मैं एक दफे इन सारे स्टेप्स को थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो मैं इसका थोड़ा सा एक आपको जनरल ओवरव्यू दूंगा, और उसके बाद हम मे बी जो सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर है उसमें हम पूरी एक एग्जांपल करें। अच्छा, पहली बात कि हम जो मेरे गोल है, ओवरऑल गोल वो क्या है, मेरे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, और मेरे पास डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी थी, मेरे पास तीन डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स थे, तीन ऑल्टरनेटिव में से एक को पिक करना था। ए, बी और सी में से किसी एक कंपनी की प्रोडक्ट को मैंने पिक करना था, राइट। तो मेरे पास तीन ऑल्टरनेटिव्स थे। Yes. अच्छा, उसके बाद मेरे पास डिसीजन क्राइटेरिया भी तीन ही थे, जिसमें मैंने ये कहा था कि यार एक है कॉस्ट, और एक है क्वालिटी, और एक है लेट्स से अवेलेबिलिटी, ऐसा ही है ना। अच्छा, और मेरा गोल क्या Yes. था? आई हैड गोल, मेरा ये था कि मुझे सिलेक्ट करना है बेस्ट प्रोडक्ट इन तीनों में से, बेस्ड ऑन दीज थ्री क्राइटेरिया। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था, ये गोल था। अच्छा, इस गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि एक पेयर वाइज
कंपैरिजन मैट्रिक्स बनाते हैं। पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स से क्या मुराद है, ये मैं आपको अभी ब्लैंक स्क्रीन पे एक्सप्लेन करता हूँ। पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स से मुराद ये है कि हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, मेरे पास जो तीन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, लेट्स से एक है ए, जैसे मैं कह रहा था मेडिकैम या जो भी उसको आप कह लें, ए बी और सी, ये तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं, राइट। इनका मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा और इनको मैं कॉलम्स में भी और रोज में भी इन तीनों चीजों को लिख लूंगा, और अब मैं बारी बारी कंपेयर करूंगा इन तीनों को आपस में एक दूसरे के साथ। हमने फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉस्ट की एग्जाम्पल सामने रखता हूँ, हमने कहा था कि ए जो है वो 80 रुपीज का है और जो बी है वो 100 रुपीज का है, राइट। और जो सी है वो मेरे पास 160 रुपीज का। ये हमने एक कॉस्ट का डाटा हमारे पास अवेलेबल है और कॉस्ट की बेस पे अभी मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ। अब हम पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स बनाएंगे तो हम हर क्राइटेरिया की बेस पे अलग अलग पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स बनाएंगे। तो अभी हम जो पहला पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स बना रहे हैं वो कॉस्ट की बेस पे है। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, पेयर वाइज कंपैरिजन जी मैट्रिक्स से मुराद ये है कि हम कंपेयर करना चाहेंगे कि कॉस्ट वाइज एक चीज दूसरी चीज से कितनी बेहतर है या बुरी है, या इन अदर वर्ड्स एक चीज को मैं दूसरी चीज पे कितनी प्रेफरेंस दे रहा हूं। अच्छा, अब अगर मैं इस चीज को सामने रखता हूं तो मेरा जो पहला कंपैरिजन है वो ए का ए के साथ है, करेक्ट। मींस वही प्रोडक्ट है, इधर भी और इधर भी, मींस ये भी 80 रुपीज का है, ये भी 80 रुपीज का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चीज एक दूसरे के हिसाब से बिल्कुल इक्वल प्रेफरेंस पे है, करेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब इक्वल यस प्रेफरेंस का आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि एक नंबरिंग हम असाइन कर देते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं कहता हूं कि यार वन नंबर है, अगर दो चीजें बिल्कुल एक जैसी हों तो उनको हम वन असाइन कर देते हैं कि यार ये दोनों बराबर है। अच्छा, अब मैं अगला कंपैरिजन करता हूं और मैं ये कहता हूं कि ए वर्सेस बी, ए के लिहाज से बी आप कितना प्रेफर कर रहे हैं या ए कितना प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे केस में ए सस्ता है और बी महंगा है, अब आप किसको प्रेफर करोगे? ए को। ए ए क्योंकि सस्ता है, कॉस्ट वाइज हमने देखना है, हमारा क्राइटेरिया हमने एक पे किया कॉस्ट वाइज। तो जो चीज मुझे ज्यादा बेहतर लगती है, लेट्स से अब इनमें 20 रुपीज का डिफरेंस है, लेकिन अगर ए को सी के साथ करता हूं तो वो तकरीबन डबल है, राइट। तो मैं ये कहूंगा कि ये किसी हद तक, फॉर एग्जाम्पल सम एक्सटेंट, ये मेरे लिए प्रेफरेबल है, राइट। मैं इसमें फिलहाल स्कोर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सम एक्सटेंट लिख रहा हूँ कि किसी हद तक प्रेफरेबल है, क्योंकि 20 रुपया तो सस्ता है ना। एग्रीड? अच्छा, अब अगर उसके बाद मैं ए को यस सी सी के साथ कंपेयर करता हूं तो उस केस में क्या होगा? ए को सी के साथ, जब मैं ए को सी के साथ कंपेयर करता हूं तो मैं कहता हूं भाई ये तो डबल कीमत है, तो अब तो मैं ए को बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस करूंगा, है ना। तो मैं कहूंगा यार लेट्स से ये एक्सट्रीमली प्रेफर्ड है, राइट। अब एक्सट्रीमली प्रेफर्ड का कितना नंबर है, कितना स्कोर है, वो हम आगे देखेंगे। हम इनको कुछ स्कोर असाइन करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे भी हम कुछ स्कोर असाइन कर देंगे। अच्छा, अब आता है अगला कंपैरिजन। अगला कंपैरिजन है बी वर्सेस ए। अब जो बी वर्सेस ए है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ए को बी के साथ कंपेयर कर लिया हुआ है, ऐसे ही है ना। यस अच्छा, अब ये जो, अब हम जब बी को ए से करेंगे, ए को जब बी से करा था तो मैंने कहा था हम बी को प्रेफर कर रहे हैं, वो उसका इनवर्स होगा। अब ये इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? इनवर्स का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। अगर मैं आपको दो नंबर बताता हूँ, एक है 4 और एक है 12, ठीक है, दो नंबर बता रहा हूँ, एक है 4 और दूसरा है, बल्कि 8 कर लेता हूँ, दूसरा क्या है 8, आपको समझने में आसानी होगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जब मैं 4 को 8 से कंपेयर करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? 8 इसका डबल है, 2 टाइम्स है, ऐसे ही बोलूंगा। जब मैं 8 को कंपेयर करूंगा 4 के साथ तो मैं क्या कहूंगा कि 8 जो है वो 2 टाइम्स है 4 के, 4 से डबल है, करेक्ट। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि यार 4 और 8 का कंपैरिजन करूं तो फिर मैं क्या कहूंगा? 4 आधा है ए से,
ऐसा ही है ना? A तो दैट मीन्स ये उसकी इनवर्स हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने इसको 12 लिखा था, तो 12 के केस में क्या होगा? मैं कहूंगा कि 8 जो है वो 3 टाइम्स है 4 के, और 4 कितने? 4 उसका 1/3 है, राइट? तो ये है इनवर्स का कॉन्सेप्ट, राइट? तो इस तरह हम एक पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स बनाएंगे। right. मेरा मकसद यहाँ पे एक ओवरव्यू देना था, इससे आपको अंदाजा होगा। तो हम सारे कंपैरिजन करेंगे, आगे देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप था वो तो था कि हमने एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव गोल बता दिया, क्राइटेरिया देख लिया और ऑल्टरनेटिव देख लिया। दूसरा हमने कहा कि हम एक पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स बनाएंगे, लेकिन हर क्राइटेरियन के लिए अलग अलग बनाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल में कहा कि एक चीज कॉस्ट वाइज बेहतर है, तो पहले हमने कॉस्ट का बना लिया, आपस में तीनों को कॉस्ट की बेस पे कंपेयर कर लिया। फिर दूसरा मेरा क्राइटेरिया क्वालिटी का, तो क्वालिटी की बेस पे कर लिया। फिर तीसरा मेरा है लेट्स से अवेलेबिलिटी की बेस पे, तो मैंने अवेलेबिलिटी की बेस पे कर लिया। तो तीनों क्राइटेरिया की बेस पे इनको आपस में कंपेयर किया। करेक्ट? अच्छा, अब ये जी इस प्रोसेस के नतीजे में मेरे पास 3 मैट्रिक्स आएंगी, राइट? हर कंपैरिजन की एक एक मैट्रिक्स आ जाएगी। यहां तक क्लियर होगी बात? अब अगले स्टेप पे right, हम, like cost in terms of हाँ, एक terms कॉस्ट की of को cost हमारे पास एक आएगी, मैट्रिक्स आएगी, एक क्वालिटी की फिर आएगी और वही एक उसकी आएगी। गुड। अच्छा, अब हम अगला स्टेप ये करेंगे कि यार हर मैट्रिक्स, अवेलेबिलिटी। उसको हम नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने से क्या मुराद है? नॉर्मलाइज करने से मुराद ये है कि यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका 3 कॉलम है, 3 रोज हैं फॉर एग्जांपल। तो हम हर कॉलम को सम करेंगे, हर कॉलम को ऐड कर लेंगे, और फिर उस कॉलम के हर हर मेंबर से, हर एलिमेंट से हम उस सम से डिवाइड कर देंगे, राइट? कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स आई है 3, सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे लेट्स से 4, और यहाँ पे 7। ठीक है, मैंने खुद इसका होल नंबर में रखा ताकि आसान हो। इसी तरह यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं और इसी तरह यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। लेट्स से ये मेरी एक मैट्रिक्स है कॉस्ट की। इसी तरह एक मैट्रिक्स यहाँ पे होगी, एक मैट्रिक्स यहाँ पे होगी, 3 मैट्रिक्स अलग अलग। अच्छा, अब हम इनको नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं। तो नॉर्मलाइज करने के लिए मैंने क्या कहा कि इसका सम ले लें। तो 7 + 4 11 + 1 12 आता। तो मैं इस 12 को डिवाइड कर दूंगा, हर एलिमेंट के साथ इस 12 को यहाँ पे डिवाइड कर, 1/12 हो जाएगा, 4/12 हो जाएगा, और 7/12 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस इसी तरह एक कॉलम ये होगा, इसका भी कुछ सम आएगा, उसको भी इसी तरह हर किसी से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी एक कॉलम होगा, उसके भी एक सम को लेके उससे डिवाइड कर देंगे। तो मेरी ये मैट्रिक्स, इसके बाद जो मैट्रिक्स बन के आएगी, ये नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स है। यही पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स को मैंने नॉर्मलाइज कर दिया। यहां तक क्लियर हुआ? इसी तरह हम ये जो दूसरा क्राइटेरियन था, उसकी भी मैट्रिक्स को नॉर्मलाइज करेंगे। जो तीसरा क्राइटेरियन है, उसकी भी मैट्रिक्स को नॉर्मलाइज करेंगे। तो ये मेरे पास 3 स्टेप हो गए। अब चौथा है कि मैंने हर क्राइटेरियन का एक प्रोबेबिलिटी वेक्टर बनाना है, राइट? हर क्राइटेरियन का एक प्रोबेबिलिटी वेक्टर बनाना है। तो वो मैं कैसे बनाऊंगा कि मेरे पास जो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरी पहली आई थी पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स इसको हमने क्या कर दिया? नॉर्मलाइज। अब मैंने इसका प्रोबेबिलिटी वेक्टर बनाना है, तो प्रोबेबिलिटी वेक्टर में क्या करूंगा, यही जो मेरे पास नॉर्मलाइज मैट्रिक्स है, इसकी हर रो की एवरेज ले लेनी है। लेट्स से यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/5 है। ठीक है, अगेन वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो इसी का मैंने लिख दिया, लेकिन ये नॉर्मलाइज हुआ हुआ है, कोई भी यहाँ पे नंबर लिखे हुए। तो मैं ये कर रहा हूँ सर, कि अब, क्वेश्चन है कि हम सेकंड या फर्स्ट स्टेप में हम कॉलम्स को देख रहे हैं, तो हम जी, प्रायोरिटी वेक्टर में रो वाइज क्यों चल रहे हैं? अच्छा, अगेन इसके पीछे ना मैट्रिक्स की लॉजिक्स है। आप जो मैट्रिक्स से थीम पढ़ोगे ना,
कब मैट्रिक्स को ऐड करना होता है, कब मैट्रिक्स को वो करना होता है, डिवाइड करना होता है, उससे इम्पैक्ट क्या आता है, रिप्लेस इसके होता पीछे आपको पूरा वो मैट्रिक मैट्रिक क्लास की मैट्रिक्स और एफएससी की मैट्रिक्स को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, है। बिल्कुल बिल्कुल याद आ गई। राइट। अच्छा, वो ट्रांसपोज लेते थे, आई होप वो आपको मल्टीप्लिकेशन होती थी, ये एडिशन होता था, याद आ एवरेज। गया, आ गया। अच्छा, बिल्कुल अब बिल्कुल। हम कर ये रहे हैं कि हम इन तीनों की एवरेज ले रहे हैं, 1 + 3 + 5 डिवाइडेड बाय, अब ये तीन क्योंकि कॉलम थे तो मैं डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा, राइट। अब इससे मेरे पास एक आंसर आएगा, लेट्स से, अब ये इस तरह होगा नहीं है क्योंकि नॉर्मलाइज नहीं हुई भी, ठीक है। अब इस तरह के कुछ आंसर आएंगे, 0.24, राइट, पॉइंट, लेट्स से 56 एंड 0.20, इस तरह की एक प्रोबेबिलिटी वेक्टर आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स नहीं है, ये एक वेक्टर है, एक सिंगल कॉलम है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरी वो जो ऑल्टरनेटिव है वो लिखे होंगे ए, बी और सी। इस प्रोबेबिलिटी वेक्टर का मतलब क्या है? इस प्रोबेबिलिटी वेक्टर का मतलब ये है कि कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए तो ए जो है वो 24% प्रेफर्ड है, बी जो है वो 56% प्रेफर्ड है। हमने जो एग्जांपल दी थी उसमें ये सबसे ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि ये सस्ता है। ठीक है, कॉस्ट वाइज देखा जाए तो हाईएस्ट प्रेफरेंस इसकी आनी चाहिए थी, पर मैंने अभी रैंडम नंबर ऐसे लिख दी। तो मेरे पास जी जी। 56% बी एक बेहतर है और 20% जो है वो सी प्रेफर्ड है। तो जिसकी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हो कॉस्ट वाइज, इनफैक्ट वो सबसे बेहतर है, राइट। अभी जरा मैंने एग्जांपल गलत दी हुई है, यहाँ पे 80 लिखा हुआ तो जरा सबसे ज्यादा इसका नंबर आना चाहिए था। इज इट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है? यस आ गया। ठीक है ना। अच्छा, अब जब मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी वेक्टर्स आ गए आखिरी स्टेप में, 3 स्टेप में, तो अब मुझे ये पता चल गया कि यार कॉस्ट वाइज मेरे लिए किस चीज की कितनी प्रायोरिटी है। ठीक है, प्रायोरिटी वेक्टर से ये मुराद है। तो अब मैं उसको यहाँ पे अपना ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पे लिख लिया कि अब मेरे पास एक वेक्टर आ गया, उस वेक्टर में मुझे पता है कि ए कितना प्रेफर्ड है, बी की कितनी प्रायोरिटी है, सी की कितनी प्रायोरिटी है, बेस्ड ऑन कॉस्ट। करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, इसी तरह ये सारे स्टेप्स बाकियों पे भी करूंगा। मैं क्वालिटी वाइज एक कंपैरिजन मैट्रिक्स बनाऊंगा, मैं उसको नॉर्मलाइज करूंगा, नॉर्मलाइज करने के बाद क्या है, मैं उसका प्रायोरिटी वेक्टर बना दूंगा एवरेज लेके, और यहाँ पे मेरे पास एक और वेक्टर आ जाएगा जिसको मैं कह रहा हूं कि ये क्वालिटी के बेस पे प्रायोरिटी वेक्टर है। डन। फिर मैं ये देखता हूं कि मेरे पास जी एक तीसरा वेक्टर आया और वो लेट्स से अवेलेबिलिटी वाला है, उसको मैंने नॉर्मलाइज किया, नॉर्मलाइज करने के बाद उसको भी इसी तरह एवरेज आउट करके, और अब अवेलेबिलिटी की बेस पे भी मेरे पास एक प्रायोरिटी वेक्टर आ गया। यहां तक आपको सारी बात समझ आ गई? जी। अच्छा, इसके बाद एक और चौथा मैट्रिक्स भी बननी है। वो चौथी मैट्रिक्स क्या है? वो है क्राइटेरिया की मैट्रिक्स। ठीक है, वो क्या है? क्राइटेरिया की मैट्रिक्स। उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं भी आपको समझाता हूँ। देखें, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इजी एग्जाम्पल ले लेता हूँ पहले, उससे आपको समझ आ जाएगा, फिर मैं इस पे आता हूँ। देखें, मेरे पास 3 कैंडिडेट्स हैं, ए, बी और सी। मैं ये लिख रहा हूँ, ए, बी और सी 3 कैंडिडेट्स हैं। इन 3 कैंडिडेट्स में से किसी एक को मैंने हायर करना है, जबकि हायरिंग का क्राइटेरिया मेरे पास एक है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, राइट, एक है मेरे पास एज, और एक है मेरे पास एक्सपीरियंस। ये 3 क्राइटेरिया। अब जब मैं एक ही एजुकेशन देखता हूं ना, तो लेट्स से वो बैचलर्स है और उसकी एज जो है वो 27 है, या इसको मैं 30 कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका एक्सपीरियंस 6 ईयर्स का है। बी जो है वो मास्टर्स है, उसकी एज जो है वो है
लेट्स से 30 वो भी, लेकिन इसका एक्सपीरियंस 3 इयर्स। और जो सी है उसका पीएचडी है उसके पास, राइट। एज उसकी 34 है, एक्सपीरियंस उसका 7 इयर्स है। अब मुझे जिस जॉब के लिए 3 बंदों में से एक बंदा सेलेक्ट करना है ना, हमें एक्चुअल में वो फील्ड वर्क चाहिए और उसमें हम चाहते हैं कि यंग लोग हो, राइट। 35 मैक्सिमम भी हो तो 35, लेकिन आइडली कम एज होनी चाहिए। अब जब मैं ये देखता हूं तो अब आप मुझे बताओ कि आप किसको प्रेफर करोगे। ये बैचलर है, एज की लेट्स से मैं यूं कर बी लेता हूँ और 26 है, चले। अब एज वाइज तो आइडियल ये है, लेकिन इसकी डिग्री बहुत कम है, एक्सपीरियंस भी काफी ठीक ही है, 5 कर ले, है ना। लेकिन अगर मैं क्वालिफिकेशन देखता हूँ तो इसकी हाई है, एक्सपीरियंस इसका बहुत कम है, एक्सपीरियंस इसका ज्यादा है, लेकिन इसकी एज ज्यादा है, डिग्री भी बेहतर है। अब मैं ये देखूंगा कि मेरे लिए कौन सा हमारा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया, जी। हमारा क्राइटेरिया तो एज था ना मेन, जो थर्टी नहीं फाइव तक नहीं नहीं है नहीं या नहीं, फिर। अब हाँ, अब हम यही डिसाइड करेंगे कि मेरे लिए एज को तो मैंने एक्सप्लेन किया खुद ना। मेरे लिए एज कितनी इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर तो बिल्कुल जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले प्रायोरिटी मैट्रिक्स वो बनाया था, सॉरी कंपैरिजन मैट्रिक्स बनाया था, जिसमें हमने आपस में ऑल्टरनेटिव को पहले एजुकेशन की बेस पे देखा, फिर एज की बेस पे देखा, फिर एक्सपीरियंस की बेस पे देखा, तीनों क्राइटेरिया की बेस पे मुझे एक एक प्रायोरिटी वेक्टर मिला। अब हम इस तीनों क्राइटेरिया को भी आपस में कंपेयर करेंगे। एजुकेशन, एजुकेशन, एज, एज, राइट, एंड देन एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस। अब हम ये भी देखेंगे कि मेरे लिए एजुकेशन को, जब मैं एजुकेशन से कंपेयर करता हूं तो मैं कहूंगा ये 1 है। एजुकेशन को एज से कंपेयर करता हूं, लेट्स से मेरे लिए एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट्स से, राइट। तो मैं क्या कहूंगा कि एजुकेशन 3 टाइम्स इंपॉर्टेंट है, लेट्स से, एज से। इज इट क्लियर। यस। इसी तरह एजुकेशन एक्सपीरियंस से, लेट्स से, मुझे कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं यार, एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है, तो ये 1/3 है, और एक्चुअल में इधर 3 होगा, है ना, कि एक्सपीरियंस जो है वो एजुकेशन से 3 टाइम्स इंपॉर्टेंट और समथिंग, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास उसी एग्जांपल में जो हमने थोड़ी देर पहले की, उसमें मेरे पास 4 प्रायोरिटी वेक्टर्स बनने हैं। पहला बना कॉस्ट की बेस पे, दूसरा बना क्वालिटी की बेस पे, क्वालिटी। तीसरा प्रायोरिटी वेक्टर बना अवेलेबिलिटी की बेस पे, और एक और वो बनेगा जो कि क्राइटेरिया आपस में कंपेयर करेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया मेरे लिए, अब यहां लिखा होगा कॉस्ट, यहाँ लिखी कॉस्ट और होगी कॉस्ट। क्वालिटी, यहाँ लिखी होगी अवेलेबिलिटी, और उसी तरह नंबर आएंगे कि क्वालिटी मेरे लिए फॉर एग्जांपल 35% इंपॉर्टेंट है, 0.35, ठीक है, पॉइंट लेट्स से 25 एंड 0.4 और समथिंग। इन सारों का सम 1 होना चाहिए या 100% होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे क्या था कि क्वालिटी की बेस पे या अवेलेबिलिटी की बेस पे ए कितना बेहतर है, बी कितना बेहतर है, और सी कितना बेहतर है, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव थे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्राइटेरिया। इज इट क्लियर। क्राइटेरिया है। हाँ। अब मैंने क्या किया, अब मैं इसमें यस। जो स्टेप 5 है जिससे आप परेशान होते हैं ह्यूमन के कंसिस्टेंसी रेशियो क्या है, उसको मैं फॉर द टाइम बिंग स्किप कर रहा हूँ। मैं इससे अगले स्टेप पे जा रहा हूँ, ठीक है। कंसिस्टेंसी रेशियो मैं खुद स्किप कर रहा हूँ अभी, उसमें मैं बाद में आता हूँ। अब मेरे पास ये 4 मैट्रिसेस है, इन 4 को बेस पे अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक ओवरऑल प्रायोरिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा। ये जो 3 प्रायोरिटी वेक्टर्स थे एक एक कॉलम के, राइट, उनको इकट्ठा करके अब मैं क्या कर रहा हूं, एक प्रायोरिटी मैट्रिक्स बना रहा हूं। ये बात समझ आ रही है। यहां पे मैं अपने ऑल्टरनेटिव्स लिख रहा हूं, ए,
बी और सी। और यहां पे मैं अपना क्राइटेरिया लिख रहा हूं, कॉस्ट, सॉरी, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। आर यू देयर? राइट। यस। अच्छा, अब ये जो नंबर्स थे, ये जो भी नंबर्स हैं, ये जो पहला कॉलम है क्वालिटी का, वो मैं सॉरी कॉस्ट का, वो मैं यहां लिख दूंगा। ये वाला वेक्टर इधर आ गया, करेक्ट। इसी तरह क्वालिटी वाला वेक्टर है, क्वालिटी के लिहाज से ए बी सी किस किस रैंक में आते हैं, वो यहां पे आ गया, क्लियर। और एवरेज की बेस पे, सॉरी अवेलेबिलिटी की बेस पे, कि जो जो प्रायोरिटी है वो मैंने इधर लिख दी। अब ये जो तीन प्रायोरिटी वेक्टर्स थे, उनको मैंने प्रायोरिटी मैट्रिक्स में चेंज कर दिया हुआ है, और ये मैट्रिक्स ओवरऑल मैट्रिक्स है जिसमें हमने तीनों क्राइटेरिया को इकट्ठा किया। क्लियर? यस। अच्छा, अब चौथे वेक्टर का क्या करना है? एक वेक्टर तो और भी पड़ा हुआ है हमारे पास। इस वेक्टर को हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है? कि जो कॉलम है उनको रोज में चेंज कर देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स मैं इसको यूं लिख दूंगा, 0.35, सॉरी 0.25 एंड पॉइंट। सर ये कॉलम बना हुआ है तो इसको रो में चेंज करना है ना? हाँ, इसको रो में चेंज कर दिया, तो अब आप देखें ये बन जाएगा ना फिर। इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स की टर्म्स में, इसको कहते हैं ट्रांसपोज लेना, कि जी कॉलम को जी, ये रो में मैंने पढ़ा याद आ। हाँ बिल्कुल, मैट्रिक्स में आपकी पढ़ा होगा ये एफएससी में, ठीक है। सो अब मैंने इसको ट्रांसपोज में चेंज कर दिया। एक्चुअल में आप देखें तो ये हो ये रहा है कि मुझे इस इस चीज को ना मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ, और उसके लिए मुझे इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, राइट। अब वो ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे? हमने इसका कॉलम को रो में चेंज कर दिया, तो अब ये मुझे कॉस्ट का ही इंडिकेट कर रहा है ना, ये देखें 0.35, ये क्वालिटी है, और ये क्या है? अवेलेबिलिटी। यहां पे वो इस तरह था, कॉलम में था, करेक्ट। जी जी। ओके, तो अब मैं अगला स्टेप ये करूंगा कि इन दोनों को मैं नीचे वाला इरेज कर रहा हूं, और अब मैंने इन दोनों कॉलम्स को, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, एक मैट्रिक्स है और एक ये जिसका मैंने ट्रांसपोज लिया उस वेक्टर का, इन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना, राइट। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई इसको ऐसे करते हैं कि 0.5 को कॉस्ट की तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हाँ, करेंगे। 0.35 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विद फर्स्ट कॉलम, जो कॉस्ट वाला है, ठीक हो गया। यहाँ पे प्लस हम्म। 0.25 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दूसरे कॉलम के साथ, और प्लस 0.4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तीसरे कॉलम के साथ, ठीक हो गया जी। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लाइक ये 0.35 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, इसी तरह 0.25 इन तीनों से होगा, 0.4 इन तीनों से होगा। और अब मेरे पास जो चीज बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। यहाँ पे 0.35 को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आ जाएगा, 0.35 को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आ गया, 0.35 को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आया, प्लस 0.25 को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आया, 0.25 को दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आया, 0.35 को इससे मल्टीप्लाई किया तो तीसरा नंबर आ गया। इसी तरह 0.4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आया, 0.4 को दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आया, 0.4 को तीसरे से मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आया, करेक्ट। इन तीनों को ऐड करके अब मेरे पास फाइनल प्रायोरिटी वेक्टर आया है, जिसने केटर किया है तीनों क्राइटेरिया को। ऐसा ही है, जिसने जी। तीनों क्राइटेरिया को केटर किया है और क्राइटेरिया का आपस में भी कंपैरिजन करके उसको भी केटर किया है, क्योंकि ये वाला तो वही था ना। हम्म। तो मेरे लिए कॉस्ट जितना है 35% कॉस्ट। इंपॉर्टेंट है,
क्वालिटी 25% इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी 40% इंपॉर्टेंट है, तो इसने उनको भी कैटर किए, उसके साथ मल्टीप्लाई हुए हैं। तो अब मेरे पास एक फाइनल जो भी वैल्यू आएगी वो भी इसी तरह कुछ आएगी 0.36। इसका मतलब है ए जो है ओवरऑल तीनों क्राइटेरिया को सामने रखते हैं तो ये 36% इंपॉर्टेंट है, या बेटर है, या प्रेफर्ड है। ये लेट्स से 14% इंपॉर्टेंट प्रेफर्ड है, और नीचे वाला 50% प्रेफर्ड है। तो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड तीनों को जब हम कंसिडर करते हैं तो सी है, तो बस हम सी सिलेक्ट करते हैं। ये है सारा प्रोसेस। क्लियर? ओवरऑल ये प्रोसेस समझ आ गया। अब बात आती है कंसिस्टेंसी रेशियो कहाँ पे आ गई दरमियान में। कंसिस्टेंसी रेशियो क्या है? असल में एक चीज हमें चेक करनी होती है कि हमने जब पहली मैट्रिक्स बनाई थी, जो कंपैरिजन मैट्रिक्स बनाई थी, उसमें हमने कोई एरर तो नहीं कर दिया, ठीक है? उसमें हमने कोई अपना बायसनेस तो नहीं शो कर दी। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है, मुझे एक चीज बताएं, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि ए बड़ा है, लेट से, ये अब ए वो वाला नहीं है, ये अलजबरे वाला है, ठीक है? लेट से ए जो है वो 160 है, ए बड़ा है बी से, वो है लेट से मैं कहता हूँ 100, राइट? और बी बड़ा है सी से, विच इज लेट से 80। अब ये नंबर मैंने जानबूझ के वही वाले रखे हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको अलग तरीके से समझिए, अलजबरा वाला, ठीक है? अब आप मुझे ये बताएं, अब जब मैं ए और बी को कंपेयर कर रहा हूँ और डिफरेंस हो तकरीबन 60 का, तो मैं कहूँ ये तो काफी बड़ा है, राइट? लेकिन जब मैं बी और सी को कंपेयर कर रहा हूँ, राइट, तो मैं यहां पे भी कह दूं ये बहुत बड़ा है। तो ये बात लॉजिकल लगेगी आपको? नहीं ना? नो। यहाँ पे 60 का डिफरेंस है तब भी मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे सिर्फ 20 का डिफरेंस है तब भी कह रहा हूँ बहुत बड़ा है। तो आप जब हम पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स बना रहे होते हैं तो इस किस्म के एरर्स हो सकते हैं ना। यस। एक बात, दूसरी बात, एक और टाइप का एरर जो ज्यादा फैटल है वो ये हो सकता है कि ये तो मैंने सही कर दिया कंपेयर, लेकिन जब मैं ए को सी के साथ कंपेयर करने लगा तो मैंने कहा सी जो है वो बड़ा है। ये कैसे हो सकता है? जब ए बी से बड़ा है और बी को मैं कह रहा हूँ वो सी से बड़ा है, तो ए को जब कंपेयर करूंगा सी से तो जाहिर है ए भी सी से बड़ा ही होगा ना। और यहाँ पे मैंने कोई गलती कर दी और इसको उल्टा कर दिया।